एक और पढ़ा था कि अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए और वो एंगल मैग्नेटिक फील्ड से मान लो थीटा बने, तो उसमें टाइम पीरियड भी आया था। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था क्या एंगल पर, और रेडियस एंगल पे डिपेंड करेगा, आर बराबर डिपेंड करेगा। आर का मान निकाला था एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी, और उसमें एक चीज़ और निकाला था आप लोगों ने, पिच निकाला था। अब उससे आगे बढ़े। अब पहले एक क्वेश्चन करोगे, फिर इससे आगे बातें होंगी। बच्चों एक सवाल नोट करो। देखो, आप लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। जो उधर अब आप ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये कोई बाल है, चार्ज्ड बाल है, इसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और जी इधर काम करेगा, ग्रेविटी में इसे छोड़ा जाएगा। ये क्वार्टर सर्किल है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से हम रिलीज करेंगे u बराबर 0, और जब ये पॉइंट P पे पहुँचेगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट P पर जब ये पार्टिकल पहुँचेगा, चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बाल, तो उस पर कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा। तो सवाल लिखो, फाइंड कांटेक्ट फोर्स एट पॉइंट P। फाइंड कांटेक्ट फोर्स ऑन रिलीज्ड बॉडी on released charged body at point P, at point P। तो इसमें पूछा है कि जब इस चार्ज बॉडी को पॉइंट P पे पहुंचेगा तो समय उस पर कितना कांटेक्ट फोर्स लगेगा। इसको आपको निकालना है। ग्रेविटी में बॉडी को छोड़ा गया है, मास m दिया है, चार्ज q दिया है। सवाल समझ में आया? अब उसको आप लोग देखिए, लगा पाते हो कि केवल बड़बड़ बोलते ही रहते हो। क्वेश्चन लगाओ। स्क्रीन समान हो गया है तो चल रहा है ना उस पर। हाँ, उधर बच्चों से बोल देना कि लेट आएंगे, आएँ लेकिन मुंह बंद करके आएँ। अब बोलेंगे अंदर तो मार के थप्पड़ भगा देंगे। क्वेश्चन समझ गए क्या पूछा है? जब वो चार्ज पार्टिकल पॉइंट P से पास करेगा, तो जब ये पॉइंट P पे पहुंचेगा तो उस समय यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ, मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा कि मोशन में? तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज पार्टिकल का स्पीड पता होना चाहिए।
अब ये पार्टिकल यहाँ पे आया और इस समय इसका कुछ स्पीड होगा और पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से ही तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा। अब इसको भी कैसे निकालोगे? ये नीचे आया है, ग्रेविटी में आया है, तो अगर ग्रेविटी में आया तो इसका v का मान होगा √2gh और h माने r है इसका रेडियस, तो v बराबर हो गया √2gr। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से आगे जाने लगेगा तो समय उसकी स्पीड होगी √2gr। ये समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये फोर्स मेरे को तुरंत पता चल गया कि अगर ग्रेविटी है तो फोर्स क्या होगा? mg होगा, ये लग गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द चार्ज्ड बॉडी, तो इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स ये हो गया, यहाँ पे n लग गया। अब अगर यहाँ पे स्पीड v है और ऊपर सेंटर है तो एक फोर्स और लगेगा। सर्कुलर मोशन में पड़े थे, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, एक और लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग गया। v का मान √2gr है, अभी रख लेंगे। अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो mg लगा, सर्कुलर मोशन में है तो mv²/r लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा उसको हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर है, तो थंब क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो जो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लग गया, यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगा? Q, V और B। और कोई फोर्स लग रहा है तो पहला काम तो ये हुआ कि सभी फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, किस किस डायरेक्शन में, वो पता कर लो। अब बच्चों अब यहाँ पे जब वो कांटेक्ट पे है, P पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है, तो इस समय अपवर्ड फोर्स N प्लस QVB, अपवर्ड फोर्स बराबर क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg प्लस mv²/r हो गया, ये हो गया। N प्लस QVB, वैसे v का मान आप रख लो, रखना तो है ही है, अभी रख लो। v बराबर क्या है? √2gr इंटू v। इधर आप लिखोगे mg प्लस v² जब करोगे तो v² क्या हो जाएगा? 2gr, तो v² हो जाएगा 2gr और नीचे का एक r को कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2mg। इसलिए n का मान आया 3mg माइनस QB और √2gr। बच्चों ये n का मान आ गया। एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, टीचर ने ये पूछा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो कि पॉइंट P पे कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाए, मतलब पॉइंट P पे वो कांटेक्ट को छोड़ दे। तो फॉर लीविंग कांटेक्ट n बराबर क्या करोगे? 0 कर दो। अब जब n बराबर 0 करोगे तो 3mg बराबर ये हो जाएगा। तो b का मान पूछा था, निकल नहीं जाएगा? तो यही क्वेश्चन पेपर में पूछा था। अब मैंने जितना पूछा था वो इतना ही है। मैंने कहा था कि कांटेक्ट फोर्स बताओ कितना है, तो n का मान आ गया। ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, अभी सब आपको खुद क्वेश्चन कर कर के देखने हैं।
बच्चों इसे मैं हटा दिया जाए अब। चलो अगला सवाल देखो आप लोग। हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, यहाँ पे ये बाउंड्री बना दिया मैंने, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस दिया है, ये d कम होगा और किससे कम होगा मैं लिख रहा हूँ, d लेस देन mv/qb है। अब ये mv/qb क्या है भी आप समझिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, और किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। अब बच्चों ये मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, इसको मैंने प्रोजेक्ट किया। और इसका स्पीड यहाँ पे v है और चार्ज है q, मास है m। मैग्नेटिक फील्ड कितने दूरी में है आप देख रहे हैं, d डिस्टेंस में है, और d का मान छोटा है। किससे छोटा है? mv/qb है क्या? और मतलब ये जो रेडियस इसमें बनेगा उससे वो कम है, ये सवाल में दिया है। मैग्नेटिक फील्ड के बच्चों वैल्यू नहीं लिखी मैंने, अभी यहाँ पे b लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है सुनो। अब इस चार्ज पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, अगर g नहीं लिखा है तो g नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। वो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि लिखे कि ग्रेविटी फ्री स्पेस या ग्रेविटी फ्री रीजन है, g का मान 0 है, कोई ज़रूरी नहीं लिखना। नहीं दिया है तो हम नहीं लेंगे। जैसे इसके पहले सवाल में आपको दिखाया गया था कि g लगा हुआ है, अब यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह नहीं है। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि जब इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम फेंकेंगे तो क्या ये सीधे जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? उसका पाथ को बदलेगा। कैसे घुमाएगा? सर्कल में घुमाएगा। अगर वो सर्कल में घुमाएगा तो फिर वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपसे यही दो सवाल पूछा है कि डिफ्लेक्शन क्या है और डेविएशन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन, यहाँ लिख लो फाइंड डिफ्लेक्शन। दूसरा सवाल है लिख लो डेविएशन, डेविएशन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कितने समय तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड। कितने टाइम तक ये रहेगा, तो रेजिडेंस टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये तीन बात पूछा है, डिफ्लेक्शन कितना होगा,
डेविएशन कितना होगा और मैग्नेटिक फील्ड में कितने समय तक ये रहेगा। ये तीनों सवाल का आंसर आपको देना है। अब इसका देखो कैसे कैलकुलेशन शुरू करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए, जिस समय वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, अब सुनते रहना क्या क्या बोल रहा हूँ। जिस समय वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, उस समय मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है उसका डायरेक्शन देख लो, कम से कम डायरेक्शन देख लो। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर ही है, ऊपर। वो लाइन बना दिया कि फोर्स ऊपर की तरफ है, उधर ही लगेगा। और अगर ये वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है, तो ये मोशन इसका कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल में घूमेगा। अब इस सर्कल में घूमेगा। अब अगर इस सर्किल में घूमेगा तो ऐसे आएगा। मान लो यहाँ तक आया। हमने पूरा सर्किल क्यों नहीं घुमा पाया, क्योंकि R का मान mv/qb है। और वहाँ पे जो दिया गया है, ये क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है कि जितने दूरी में मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है, R से कम है। और अगर R से कम है तो ये पूरा एक सर्किल पूरा वो 90 डिग्री तक नहीं घूम पाएगा, क्योंकि R आने में इसको 90 डिग्री तक घूमना पड़ेगा। और R से कम है तो जितना दूरी में फील्ड है उतने दूरी में घूमेगा। तो वो दूरी जो घूमेगा वो इतना घूमेगा कि एंगल 90 डिग्री नहीं बन पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम सर्किल बनाएं, इसको समझा करो, सुनते रहते हो जैसे लगता मेला देखने आए हो, समझा भी करो। अब अगर ये जैसे सर्किल है और अगर हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया, देखो समझा रहा हूँ। आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और ये सेंटर है, तो ये दूरी R कल ही बोला था कि जहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे उसी के ऊपर सेंटर होगा, याद आ रहा है? या उसी के नीचे होगा अगर जैसा चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैंने फेंका मैग्नेटिक फील्ड में, तो सेंटर इसके ऊपर ही होगा। और अगर R के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता तो यहाँ तक ये घूम लेता। और अगर R से कम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है तो फिर इतना ही घूमेगा। मेरी बात समझ में आई? अगर R के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता तो यहाँ तक आता, R से आगे होता तो पूरा घूम जाता। और अगर R से कम दूरी में मैग्नेटिक फील्ड है तो जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है वहीं तक तो सर्किल में घूमेगा। और उसके बाद फिर वो फोर्स ही नहीं है। जब फोर्स ही नहीं है तो जब मनमाना है तो जिधर रास्ता पाएगा सीधे ही भागेगा। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स जहाँ तक है वहाँ तक तो घुमाएगा, यहाँ तक घूमेगा। और जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरे को फिर पता करना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स किधर है। मैग्नेटिक फोर्स इधर है और जहाँ पे ये दोनों फोर्स मिलेंगे, एक इंटर करने वाला और एक बाहर निकलने वाला, वही सर्किल का सेंटर होगा। तो पहले हमें ये पता चल गया कि सर्किल का सेंटर क्या है। और अगर ये सर्किल का सेंटर है तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगा? हाँ, R होगा। और R का मान तो हमें मालूम है। R का मान आप लिख सकते हो यहाँ पे, इधर हटा दिया जाए सब। तो बच्चों R का मान, पहला कैलकुलेशन हम ये देखेंगे कि R बराबर क्या है, mv/qb है। R बराबर mv/qb है। और ये कितनी दूरी में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दूरी है? d है। सवाल में दिया है, d का मान दिया है, d दिया है, d को d लिखा है। और वो बताया कि d से छोटा है, बाकी है तो d, वो डिस्टेंस तो है d। अब ये R आ गया। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक जब आया, हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में काइनेटिक एनर्जी का लॉस
नहीं होता, ऑर्बिट को रेडिएशन लेस बोला गया था। तो फिर अगर यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ पर भी स्पीड v होगा, वेलोसिटी बदलेगा लेकिन स्पीड नहीं बदलेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पे v स्पीड है तो वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पे भी v स्पीड होगा। अब v स्पीड से वहाँ पे पहुँचा और इसके आगे फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा। अब वो आगे उसी डायरेक्शन में सीधा वो चला जाएगा, जाने तो जहाँ जाए, हमें इससे मतलब नहीं कहाँ गया। अब अपने आंसर से मतलब रखो। जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया था तो ये रास्ता था, ये डायरेक्शन था, और जब ये बाहर जाने लगा तो ये डायरेक्शन है। तो बच्चों डेविएशन आया कि जब इंसिडेंस ये है और इमरजेंस ये है तो इंसिडेंस और इमरजेंस के बीच का एंगल, उसे हम क्या कहते हैं? डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है? इंसिडेंट रे, डेविएशन ऑप्टिक्स से आया हुआ टर्म है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल। तो ये इंसिडेंट था और वो इमरजेंट है और उसके बीच का एंगल ये डेविएशन है। अब अगर ये डेविएशन है यहाँ पे तो ज़रा इधर देखो, ऐसे बनाओ ट्रायंगल, तो ये क्या होगा? अबे ये डेल्टा है तो ये क्या होगा? वो भी डेल्टा ही होगा ना। ये तो नर्सरी में कोई बच्चा पढ़ता तो बता देता। हाँ, सुबह सुबह मेला देखने आते हो, बोला करो ये डेविएशन है, डेल्टा है, तो ये कितना हुआ? अब देखते हैं कितनी देर में बताते हैं। वो 90 माइनस है। हाँ, रात भर ज़्यादा सो लिए क्या? अबे ये डेविएशन ये पूरा ये 90 है तो 90 माइनस तो यहाँ होगा, और ये 90 है तो ये क्या हुआ? डेल्टा हुआ। ये डेल्टा बराबर है। अब वो डेविएशन, मेरे को डेविएशन पहले निकालना है, तो मैं डेविएशन निकालूंगा। लिखोगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? d, और हाइपोटेन्यूस क्या है? r। तो बच्चों साइन थीटा हो गया d अपॉन r। r का मान आपको आता है, रख लो, तो आ जाएगा QBD अपॉन MV। ये आपको साइन डेल्टा मिल गया। और अगर केवल डेल्टा पूछा है तो आप लिखोगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स QBD अपॉन MV। ये हो गया डेविएशन। एक आंसर निकल गया, डेविएशन तो आ गया। अब डिफ्लेक्शन क्या है उसे लिखेंगे। डेविएशन से हमारा मतलब एंगल है, अब डिफ्लेक्शन क्या है उसको बताएंगे। बच्चों इसको शिफ्ट करें, नोट हो गया? और थोड़ा हाथ चलाते रहें साथ साथ। आगे बढ़ाएं। अभी देखिए डेविएशन तो आ गया, अब डिफ्लेक्शन क्या है? आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने डिफ्लेक्शन लिखवाया भी था, निकलवाया भी था, तो सवाल का आंसर तो आएगा ही। पहले तो ये मीनिंग समझ आनी चाहिए कि डिफ्लेक्शन है क्या। अब यहाँ पे इस सवाल में जो डिफ्लेक्शन है, अब डिफ्लेक्शन और डेविएशन दोनों दिया है, तो डेविएशन तो एंगल हो गया, तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ? जहाँ पे आपने इंसिडेंस किया और जहाँ से वो बाहर निकला, फील्ड के बाहर निकला, उसके बीच का सेपरेशन, तो डेविएशन क्या हुआ? डेविएशन हुआ एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट, और डिफ्लेक्शन क्या हुआ? एंगल बिटवीन नहीं, सेपरेशन बिटवीन, उसमें सेपरेशन आता है। अब अगर यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन पूछूंगा तो इसको अब इस जगह ये लिखना पड़ेगा, सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट
इंसिडेंट सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट एंड इमरजेंट पॉइंट एंड इमरजेंट, या इंसिडेंस है तो इमरजेंस लिख सकते हैं आप। इंसिडेंट और इमरजेंट पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन कहेंगे। तो बच्चों अब आपसे क्या पूछा है, सोचो क्या पूछा है? सेपरेशन पूछा है। अब सेपरेशन माने, यहाँ देखो, इसका मतलब मेरे से ये पूछा है, यही पूछा है, और ये डिस्टेंस कितनी है? y है। अब आपको ये y निकालना है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन। और इसे क्या कहेंगे? डेविएशन। तो डिफ्लेक्शन क्लियर है क्या है? वही y का मान। अब इसे कैसे निकालेंगे आप वो सुनो। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r है, यहाँ तक है यार, ये भी r है यार। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का r क्या होगा? r cos, जगह नहीं है, थोड़ा सही कर रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अब आगे बोलो, r cos डेल्टा। तो बच्चों फिर ये y तो यही है ना, तो y का मान आ गया, कितना लिखोगे? हाँ जोर से बताया करो, y का मान क्या बोला? r इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा। तो वही r माइनस r cos डेल्टा, r कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब आपको देखो डेल्टा यहाँ से हमें मिल चुका है, और वहाँ उठा के रख देंगे तो आ जाएगा। आप चाहो तो पूरी वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज आपको साइन की वैल्यू मालूम है। तो जो कास है ना, उसको अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दोगे और इसको उठा के रख दोगे तो आ जाएगा। कुछ मत करो, जैसे लिखा उतना लिख के छोड़ दो। डेल्टा आया है वहाँ रख दोगे, कास करके लिख लेंगे। अभी आपका 2 रिजल्ट हो गया। क्या क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया, डेविएशन हो गया। अभी एक और पूछा था, एक और क्या पूछा है? क्या पूछा बच्चों? हाँ, रेजिडेंस टाइम। मतलब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने समय तक था, ये सवाल है। अब अगर ये पूछा है कि रेजिडेंस टाइम क्या होगा, कल आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको, T बराबर आपने पढ़ा था थीटा अपान अल्फा बी, यही लिखा था। अल्फा बी को ओमेगा लिखा था, ओमेगा नहीं बदलता। तो T बराबर आ गया थीटा अपान अल्फा बी। तो बच्चों ये चार्ज पार्टिकल कितना एंगल घूमा, डेल्टा, और अल्फ़ा का मान है Q अपान M, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया B। तो आप लिख सकते हो M अपान QB, और डेल्टा का मान है साइन इनवर्स Q BD अपान M। ये आपको मिल गया टाइम, कितने टाइम तक ये घूमेगा। समझ में आ रहा? चलिए, ये सारे रिजल्ट हो गए। आप इस चित्र को देख के समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। थोड़ा हो क्या रहा है, बोल क्या रहा हूँ उसको पहले सुन लो। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे आया था, ऐसे, और जब यहाँ से जाने लगा, इस फील्ड से जब बाहर जाने लगा तो ऐसे जा रहा था। तो आया और ऐसे चला गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। अगर कोई भी रे अपने पाथ को बदल दे और लौटे ना, आगे चली जाए,
तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और अगर लौट जाए तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है? मैग्नेटिक रिफ्रैक्शन। अगर कभी सवाल में पूछ ले कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस है रेडियस से कम है या रेडियस के बराबर तक है, आर तक है, तो वहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन? तो वहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो इसे बोला जाएगा कि ये मैग्नेटिक रिफ्रैक्शन है। ये नीट के पेपर में पूछा था कि ये क्या है, तो मैग्नेटिक रिफ्रैक्शन नाम लिखा है एनसीईआरटी में, इसलिए पूछ लिया था। अब बच्चे अब क्या समझेंगे क्या है? अब यहाँ पे लाइट पूछ रहा है तो क्या समझेंगे? लाइट, दिमाग में अंधेरा है तो कैसे समझेंगे? तो बच्चों अब अगर यहाँ पे D का मान R से छोटा है या बराबर ही है, जहाँ पे R का मान है mv/qb, तो इस डायग्राम को जो फिनोमेना यहाँ हुआ उसको हम कहने के लिए कह सकते हैं कि ये क्या है? मैग्नेटिक रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब नंबर दूसरा लिखा जाए, ये तो हो गया। अब बच्चों दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है ना, आपको खुद करना चाहिए। अब इस बार मैंने लिखा है कि D का मान R से ज़्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बहुत दूर तक है। जितना इसका रेडियस होगा उससे बहुत दूर तक है मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो यहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से वहाँ तक है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसमें इनवर्ड दिखाया जा रहा है। और एक चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया और यहाँ से प्रोजेक्ट किया ऐसे। इसका चार्ज है Q, मास है m और वेलोसिटी है v। तो बच्चों जब इसको मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो सवाल में पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा और कितना रेजिडेंस टाइम है। तो आपसे दो ही चीज़ इसमें पूछा जा रहा है। पहला सवाल है डिफ्लेक्शन निकालना और कितने समय तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो डिफ्लेक्शन और रेजिडेंस टाइम